अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्य का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो द्रव्य में मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर तीन प्रकार से चेंजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, वाइब्रेशनल लेवल पे या रोटेशनल लेवल पे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जब चेंजेस आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आने पर मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन यानी कि कंपन होता है, और रोटेशनल एनर्जी लेवल के चेंजेस आने पर उसके अंदर कहीं किसी अलग अलग तरीके से रोटेशंस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। इस हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। यहाँ हमने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ऊर्जा और इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, यानी दो नाभिकों के बीच में जो दूरी है उसके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर हो रहे हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में हो रहे हैं और रोटेशनल में जो हो रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के चेंजेस। वो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी आपको एक लाइन शो हो रही है, दिस इज शोइंग द ग्राउंड स्टेट। अब दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल of the atom of the molecule, and so this is the another one which is electronic state, and excitation जो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हम कह ही रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यानी हायर स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की जो चेंजेस हैं उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ये हम देखते हैं एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में जो चेंजेस आते हैं उसमें जो ऊर्जा का या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कम होता है। वो यहाँ हम देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं वाइब्रेशनल लेवल्स। तो एक वाइब्रेशन लेवल यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो शो कर रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या ट्रांजिशन हो रहा है मॉलिक्यूल का। देन सबसे कम जो एनर्जी चाहिए वो रोटेशनल लेवल के अंदर चाहिए, रोटेशनल एनर्जी लेवल के ट्रांजिशंस में चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हम पिंक कलर की लाइन से आप देख सकते हैं कि जो इनके अंदर एनर्जी डिफरेंसेस है तो ट्रांजिशंस कम डिफरेंस वाले हैं एनर्जी के, तो इसलिए इसमें कम ऊर्जा चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सबसे कम ऊर्जा वाले स्तर या लेवल पे होते हैं, जिसे हम E0 से डिनोट करते हैं। और फिर जब मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से, तो जो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, या ये कहें कि आउटर मोस्ट जो बॉन्ड है या लोन पेयर में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका प्रमोशन होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। वो हायर एनर्जी स्टेट इट कैन बी E1, इट कैन बी E2। अगर E0 क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट मान रहे हैं, और फर्स्ट वाली जो स्टेट हो जाएगी तो वो कहलाएगी E1, E2, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इनके बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही ऊर्जा ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो डेल्टा ही ई होगा वो बराबर होगा एच न्यू के, और दिस विल बी इक्वल टू En माइनस E0। अगर ये ग्राउंड स्टेट से पहली एनर्जी लेवल में जाएगा तो इट विल बी E1 माइनस E0। इफ इट विल बी द सेकेंड लेवल, तो द एनर्जी डिफरेंस जो होगी, जो डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई विल बी E2 माइनस E0 फॉर द ट्रांजिशन। तो ये एनर्जी डिफरेंस है। और अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट के अंदर जो एक्चुअली जो रेंज है वो 35 टू 71 किलो कैलोरीज पर मोल है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स,
इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स से एज़ कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। और इनकी स्पेसिंग जो एनर्जी लेवल्स की है वो रिलेटिवली कम है, 0.01 से 10 किलो कैलोरीज पर मोल। और ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये तब होते हैं जब मॉलिक्यूल जो है वो इंफ्रा रेड रेडिएशन के अंदर ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करता है। तो यानी इसके अंदर एक्साइटेशन जो हो रहा है वन वाइब्रेशन लेवल से दूसरी हायर वाइब्रेशन लेवल में होगा। और कब होगा? जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करेगा विद हायर एम्पलीट्यूड। देन कम्स द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये क्वांटाइज्ड हैं एंड डिस्क्रीट हैं, और इनकी जो स्पेसिंग है एज़ कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, इनकी स्पेसिंग सबसे कम है। उनकी सबसे कम यानी ट्रांजिशन के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस के लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए चाहिए, वाइब्रेशन के लिए उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और रोटेशन के लिए उस सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो मॉलिक्यूल में जो टोटल एनर्जी हम मानते हैं वो इन तीनों एनर्जीज़ का सम होता है। दैट इज़ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, vibrational energy and the rotational energy. Principles of ultraviolet and visible spectroscopy. Now the ultraviolet radiation जो region है ये 100 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स है। यहाँ पर आप करेक्शन आप देख लें कि this is actually by mistake this is 10 written, तो दिस इज़ 100 हियर। सो 100 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स का रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन का, और विजिबल रीजन का है 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स नियरली। एंड जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो स्टार्ट होती हैं वो ब्लू से स्टार्ट होती हैं। जो आप विजिबल लाइट है उसके ब्लू साइड से होंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये विजिबल रीजन है, ये इसका ब्लू एंड है, और ये वाला जो है इसका रेड एंड है विजिबल रीजन का। तो इधर जो अल्ट्रावायलेट शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है एंड इट इज़ एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये नियर अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स के बीच में है, और इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है ए, बी एंड सी रेंज के अंदर। फिर आता है फार और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन जो कि 200 नैनोमीटर से नीचे की रेंज में होता है। इसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्टडी हम वैक्यूम कंडीशन में ही कर सकते हैं। द कॉमन सॉल्वेंट जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, द कॉमन सॉल्वेंट विच वी यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग द सैम्पल, जिस सैम्पल का हमें एनालिसिस करना है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हमें जो सॉल्वेंट चाहिए वो सॉल्वेंट हम या तो इथाइल अल्कोहल लेते हैं या फिर हम हेक्सेन लेते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से हमें प्राप्त होती है। यानी इसका जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन या ट्रांजिशन या प्रमोशन की वजह से हो रहा है। That is, absorption spectra arises from transition of electron or electrons within the molecule, यानी molecule के अंदर ही है। तो ultraviolet emission spectra तो it arises from the reverse type of transition, और क्योंकि वो emission इसके लिए उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। जो एब्जॉर्प्शन वाला जो स्पेक्ट्रा होगा उसका जस्ट रिवर्स जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली विच अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं। इट इज़ E इज़ इक्वल टू एच न्यू, एंड द डिफरेंस will be the energy required to transit that electron from that लोअर लेवल टू दी हायर लेवल। तो ये हो गया आपका जो मैंने पहले बताया था, इट इज़ लाइक E n माइनस E0। ना यहाँ पर
एक जस्ट शो करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए बताया है कि दिस एनर्जी जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन, दिस इज़ द एब्जॉर्प्शन, बिकॉज लोअर एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसमें वो ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करता है। क्योंकि जो लोअर एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा कम होती है और जो बाहर वाली जो एनर्जी लेवल है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो वो अवशोषित करके ही उस एनर्जी लेवल में जा सकता है। तो दिस इज़ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और अगर हम इसका एमिशन का देखें तो जब इलेक्ट्रॉन वापस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो रेडिएशंस का एमिशन करता है, उसका उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर जो ये शो हो रहा है आप देख सकते हैं, जब ये एमिशन हो रहा है तो ये जो है दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द बामर सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आता है तो जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो रेड विजिबल रीजन में प्राप्त होती हैं। और ये सेकेंड वाली जो हैं 4 टू दिस सेकेंड, तो दिस विल बी इन द ग्रीन रीजन। ऐसे ही ब्लू और वायलेट है, तो ये पूरी बामर सीरीज़ है, यानी सेकेंड वाली जो लेवल है उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर वाली लेवल से वापस उस स्टेट पर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट मानी है वो सेकंड वाली स्टेट मानी है, सेकंड एनर्जी लेवल मानी है। और जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो लेवल 3, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, दे आर कमिंग फ्रॉम दैट एनर्जी लेवल एंड वी आर गेटिंग द बामर सीरीज। तो हमें एक्चुअली जो विजिबल रीजन मिलता है वो बामर सीरीज की वजह से मिलता है। दिस इज एक्चुअली द बामर सीरीज। Now, let's come to the basic principle of the ultraviolet and visible spectroscopy. Now, what happens when the light is absorbed by the molecule? हो क्या रहा है जब molecule उस light को absorb कर रहा है? Electrons actually lower state से higher state में promote हो रहे हैं या वो jump हो रहे हैं। और अगर हम ये बात करें कि जो organic compounds हैं और उसके अंदर बहुत प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, हम ये सभी जानते हैं। देयर आर लाइक वी हैव सिग्मा bonds there in the organic compounds, the pi bonds there in the organic compounds. So उसकी अगर हम रिलेटिव एनर्जीज़ का एक डायग्राम अगर देखें तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्डिंग है उसकी सबसे कम ऊर्जा होती है और फिर उससे ज़्यादा होती है पाई बॉन्डिंग की, फिर एन यानी नॉन बॉन्डिंग की जिसके अंदर की लोन पेयर्स हैं, दीज कंटेन्स द लोन पेयर्स, और फिर इससे हायर जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नॉर्मली जो ये सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और जो एन यानी नॉन बॉन्डिंग जो ये एनर्जी लेवल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। दीज कंटेन नॉर्मली बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the one which are having sigma and pi bonds, और जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं उसके अंदर लोन पेयर्स उपस्थित होते हैं। लेकिन जो एम्प्टी यानी जो खाली जो लेवल्स हैं वो हैं पाई स्टार और sigma star, which are pi anti-bonding and sigma anti-bonding. Now let me clear this. We should remember this, that this diagram is not intended to be to scale. ये scale से measured नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट टू शो कि सबसे कम एनर्जी किसकी है और उससे ज़्यादा किसकी है और स्पेसिंग किस प्रकार से होगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। तो अगर हम फिर से देखें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, पहले सिग्मा बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग, फिर एन नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एंड पाई देन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, दैट मीन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब लाइट कंपाउंड्स में से पास होती है तो एनर्जी जो है उस लाइट में से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एक खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जंप करवा देती है। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन जंप्स from the lower energy state to the higher energy state by absorbing the energy. Now we can see the transitions here. कितने प्रकार के transitions यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा में भी है,
पाई में भी है और लोन पेयर्स के अंदर भी है, और जो खाली है वो है एक तो पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो हम खुद ही कह रहे हैं कि ये जो भरे हुए जो बॉन्ड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं से जंपिंग होगी। सो वी कैन से हियर, वी कैन सी इट कैन बी फ्रॉम सिग्मा टू पाई स्टार, right? It can be from sigma to sigma star. Then it can be from pi to pi star, this one. And it can be from pi to sigma star, this one. And it can be from n to pi star, this one. And it can be from n to sigma star. So in each possible case, an electron is excited from a full orbital into an empty anti-bonding orbital. Now, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो तो है जहाँ से एक्साइटेशन होगा, और जो खाली है नेचुरल है वहीं पर एक्साइटेशन होगा. सो ईच जंप टेक्स एनर्जी फ्रॉम द लाइट, and a big jump obviously needs more energy than a small one. It's very clear. हम यहाँ देख सकते हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार के जो ट्रांजिशन है इसमें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा ऊर्जा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. और जो पाई टू पाई स्टार है, लेट अस सी फॉर दिस वन, इट इज़ रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन. नाउ हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है वो एनर्जी से एसोसिएटेड है, राइट? और द वे इट इज़ एसोसिएटेड, वी नो इट दैट इट इज़ E is proportional to nu, and nu is equal to C by lambda. Or we can say here, rather saying it proportional, we can say in this we can see E is equal to h nu, and because nu is C by lambda, so you can place the value here, and we have that E is inversely proportional to lambda, and E is directly proportional to the frequency. That we know it at earlier, we have already seen in the previous lecture. Ultraviolet visible absorption spectra are always given using wavelengths rather than frequency. बिकॉज़ जो हमें इसका स्पेक्ट्रम मिलता है वो मेनली वेवलेंथ से मिलता है, तो हमें फिर उसका कोरिलेशन देखना पड़ेगा कि वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से रिलेटेड है. सो दैट मीन्स वी शुड नो द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें जो मेनली स्पेक्ट्रम मिलता है वो वेवलेंथ के साथ मिलता है. नाउ वी कैन सी हियर, the higher the frequency is, the lower is the wavelength. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर हम एक वेव का लेंथ देखें तो यहाँ पर ये इसकी वेवलेंथ है, और इधर देखें तो यहाँ इसकी ये, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन, वी कैन सी हियर, ये इसकी वेवलेंथ है. तो जहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कम वेव्स निकल रही हैं, और यहाँ पर क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं, तो दिस इज हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी. So this is how we can say they are related, right? So it is very clear how they are related. Nu is inversely proportional to lambda again, the same way as the energy is inversely proportional to lambda. So the larger the energy jump, the lower the wavelength of the light absorbed.
नाउ देर आर सो मैनी जम्प्स वी हैव सीन, बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? एक्चुअली जो अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन करेंगे और उनकी वजह से अगर ट्रांजिशन उनका हो रहा है, उस रेंज में हो रहा है, तभी वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ब्लैक एरो से शो हो रही हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज दैट इज़ they are showing the absorption in the ultraviolet and the visible region. So an absorption spectrometer works in a range from about 200 nanometers to about 800 nanometers. Only a limited number of possible electron jumps and absorb light in that region. So कब हो रहा है ये? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी दीज टू ट्रांजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट for the ultraviolet and the visible spectroscopy, specifically ultraviolet spectroscopy. Now the important jumps are shown in black that I have already told you. The less important one is in gray. Less important one is in gray, that means it is from sigma to sigma, it is n to sigma star, that is non-bonding to sigma anti-bonding. So which one is important? The important ones are pi to pi star and n to pi star are important, while this n to sigma star, this transition is less important. And the gray dotted arrows show jumps which absorb light outside the region of the spectrum. जो ग्रे वाले जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये अल्ट्रावायलेट रीजन में नहीं शो करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. So the jumps shown with gray dotted arrows absorb ultraviolet light of wavelength less than the 200 nanometers. तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? That means the compounds which have double bonds or the compounds which have the lone pairs in them. So it is very clear, I have already told that कि important जो है वो pi bonding से pi anti bonding, then non bonding orbitals से pi anti bonding and non bonding orbitals to sigma anti bonding orbitals के बीच में जो jumps हो रही हैं electrons की वही important हैं. So that means that in order to absorb light in the region of 200 to 800 nanometers, the molecule must contain the pi bonds और atom should have a non-bonding orbitals, यानी lone pair हो या तो उसके अंदर. तो लोन पेयर्स किस में होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनके अंदर ऐसे एटम्स हो जिनमें लोन पेयर्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक हेलोजन. एंड द डबल बॉन्ड्स मीन्स जिसमें अनसैचुरेशन हो, यानी एल्कीन्स, एल्काइंस. We can have carbonyls, we have as these nitrils, then we can also have carboxylic acids and so on. So there should be double bond present in it or triple bond present in it. There should be a pi bonding there. And the groups in a molecule which absorb light are known as chromophores. तो chromophores क्या है? वो ग्रुप है मॉलिक्यूल के अंदर जो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है. दिस वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन द नेक्स्ट क्लास, बट लेट्स फर्दर कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सो एक्चुअली ये जो ट्रांजिशन की वजह से जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक्चुअली होता कैसा है, इसको देखने के लिए लेट अस टॉक अबाउट द डायग्राम ऑफ 1,3-butadiene spectrum. This is a very simple example here of UV visible absorption spectrum. In this diagram we can see that the graph is being plotted between absorbance and the wavelength in nanometers, and we are having a graph like this, we can see, and there is a peak formed here, there is a peak here. That means the value is at one point, that means at absorbance is maximum at specific wavelength,
and that specific wavelength in the case of buta 1,3-diene is 217 nanometers, and this is known as the lambda max. How are we going to pronounce it? It's lambda max, and this is in the ultraviolet, and it is not in the visible region, so it is not going to show the color. So buta 1,3-diene is colorless क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन पीक जो आ रही है, दैट इज इन दी ultraviolet region. And important thing, in this 1,3-butadiene there are no non-bonding electrons, so that means the only electron jumping taking place is from pi bonding to pi anti bonding. यानी क्योंकि हम इसमें स्ट्रक्चर में देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, यानी जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो हो रहा है पाई टू पाई स्टार, दैट मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग. Now let us talk about all the transitions one by one, and I am repeating again the possible transition कौन कौन से होते हैं. सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, n to sigma star, n to pi star, sigma to pi star, and pi to sigma star. Let's see here in the diagram, and it is very clear. जो ज़्यादा एनर्जी चाहिए है वो सबसे ज़्यादा चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, उससे कम चाहिए n टू सिग्मा स्टार के लिए, फिर पाई टू पाई स्टार के लिए, और फिर n टू पाई स्टार के लिए. तो हम कह सकते हैं जो n टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके सबसे कम एनर्जी चाहिए, और जो पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार की सबसे ज़्यादा है, राइट. एंड दिस इज़ द diagrammatically shown here. Now let's talk about sigma to sigma star transition. Now we know the ultraviolet region ends at 200 nanometers. 200 नैनोमीटर्स पे अल्ट्रावायलेट रीजन स्पेसिफिकली कहें तो वहाँ तक आकर फिर वो 100 तक जब आता है, यानी वैक्यूम वाले तक आता है, तो 100 नैनोमीटर्स तक आता है. सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, तो इसमें जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम वाला, हमें जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आएगा वो बहुत ही कम उसमें आएगा. इट विल बी at a very low state, or we can say you can see here it is 125 nanometers पर आ रहा है. तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल्स में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे गेट एक्साइटेड टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो एनर्जी चाहिए हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चाहिए, और ये किसके अंदर होंगे, जिसमें सारे बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर. तो सबसे बेस्ट उदाहरण हम ले सकते हैं मीथेन का. मीथेन हम जानते हैं देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हियर, एंड सो इट विल अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. एंड इसमें जो मीथेन का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आता है वो 125 नैनोमीटर्स पर आता है. Then we come to pi to pi star transition. जो pi इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, वो एक्साइट होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज़ पाई स्टार के अंदर. और जो कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, यानी कि अनसैचुरेशन होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, वही ये ट्रांजिशन शो करेंगे. जैसे इसके उदाहरण हम ले सकते हैं एल्कीन्स, यानी जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, एल्काइंस जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं. वी हैव कार्बोनिल्स like aldehydes, ketones. It can be acids also because it has CO again here, right? And now nitriles too, that means NC is जहाँ पर C डबल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर भी शो होगा, क्योंकि दे आर हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स. Even in the case of aromatic compounds also, because we know aromatic compounds do have the unsaturation. There are, for example, we take benzene, there is double bond here, so it will also have pi to pi star transition.
सो एल्कीन्स के बारे में मेजरली अपन बात करें तो ये जो एब्जॉर्ब करता है वो 170 से 205 नैनोमीटर्स के बीच में इसका एब्जॉर्प्शन रीजन है। देन वी कम टू एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार यानी लोन पेयर उपस्थित है और फिर सिग्मा बॉन्डिंग्स हैं उसके अंदर, और ये ऐसे कंपाउंड्स के अंदर मिलेगी जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और साथ के साथ उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे एटम हैं जिसके ऊपर की एकाकी युग्म है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर, हैलोजेंस हो सकते हैं। तो दैट विल गिव एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशंस हैं इसकी जो एनर्जी है कंपैरेटिवली कम है सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में। और ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो जो देते हैं, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हियर and the range is 150 to 250 nanometers. Then N2 pi star transition. An electron from non-bonding orbital is promoted to anti-bonding pi star orbital. यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ के साथ ऐसा एटम होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर उपस्थित हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ CO डबल बॉन्ड है, CN ट्रिपल बॉन्ड है, NO डबल बॉन्ड है। तो ये इस प्रकार के ट्रांजिशंस शो करेंगे। N टू पाई स्टार ट्रांजिशन को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड इसका इट शोज़ एब्जॉर्प्शन, इसका जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है नेचुरली, क्योंकि एनर्जी कम है तो ज़्यादा वेवलेंथ पर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। इट इज़ अराउंड 300 नैनोमीटर्स। फिर है सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, यानी ये पॉसिबल एक्चुअल में नहीं है, ये थियोरेटिकली हमारे लिए पॉसिबल हैं, जो कि क्योंकि हमें शो करना है क्योंकि एनर्जी लेवल्स हैं। सो दीज ट्रांजिशंस शो एब्जॉर्प्शन रीजन अगर हम माने तो अबव 200 नैनोमीटर्स विच इज़ एक्सेसिबल टू अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। The ultraviolet spectrum is of only a few broad of absorption. And let me clarify these two lines. This is very important in ultraviolet visible spectroscopy. The N2 pi star and pi to pi star electronic transitions, they show the absorptions about 200 nanometers. और ये accessible है किसमें? UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। दैट मीन्स द मेन एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है UV और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो किन ट्रांजिशंस की वजह से हो रहा है? N टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और ये जो रीजन है ये इट इज़ नॉट वेरी बिग रीजन, इट इज़ अ फ्यू ब्रॉड एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बहुत ही छोटी रेंज है इसकी। तो हम कह सकते हैं वो कंपाउंड्स जिसमें अनसैचुरेशन है यानी डबल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड के साथ साथ उसमें कोई ऐसे एटम्स हैं जिसके अंदर लोन पेयर्स उपस्थित हैं, तो वो स्पेसिफिकली UV विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन करेंगे और हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा दैट विल बी इट्स UV spectrum. So now for further knowing about ultraviolet visible spectroscopy, कुछ terms हैं और कुछ specific इसके अंदर चीज़ों को हमें स्टडी करनी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।